क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे HAU 4 ईयर का जो पेपर हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। अगर आप HAU BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पढ़ रहे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पढ़ रहे ऐप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी वो सारी बातें। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन। HAU का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसका हम यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे काफी डिटेल अच्छे से। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है हमसे, अमॉन्ग द फ्लोइंग कंपाउंड among the following the most stable complex। यहां पे आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मेटल सेम है, यहां पे भी आयरन है, यहां पे भी आयरन है, यहां पे भी आयरन, और सारी जगह मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी +3 है, यानी कि यहां पे आपका Fe+3 है। मेटल के ऊपर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात अगर मैं यहां से करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लिगेंड अलग अलग हैं। यहाँ पे जो आपको लिगेंड नजर आ रहे हैं वो आपका डिफरेंट है। देखिए यहां पे वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहां पे आपका अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहां पे ये वाला जो है बहुत ही जबरदस्त नाम होता है, ऑक्सोलेटो बोलते हैं इसे। तो देखो जो आपका वाटर होता है वो आपका मोनोडेंटेंट लिगेंड होता है। वो कैसा होता है आपका मोनोडेंटेंट लिगेंड। मोनोडेंटेंट लिगेंड वो होते हैं जो एक टाइम पे एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर को अपना लोन पेयर डोनेट करना है उसके पास 2, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही डोनेट करे, ऐसे लिगेंड को बोला जाता है कि वो मोनोडेंटेंट है। अमोनिया भी आपका मोनोडेंटेंट होता है, बट ये जो है आपका इसका क्या होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं C2 ना, C2O4 2 नेगेटिव, इसे ऑक्सोलेट आयन बोला जाता है, इसे ऑक्सोलेट आयन बोलते हैं। और ये आपका बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। इस बाइडेंटेंट लिगेंड का क्या मतलब हुआ, इस बाइडेंटेंट लिगेंड का मतलब ये हुआ कि ये एक ही टाइम पे 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये एक ही टाइम पे 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से तो इसकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बना सकता हूं। ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड से ही निकला है। ये कहां से निकला आपका, ऑक्सैलिक एसिड से ही निकला है। जैसे ही यहां पे कोई मेटल आएगी तो ये यहां से कोऑर्डिनेट करेगा, ये यहां से कोऑर्डिनेट करेगा और यहां पे चिलेशन का फिनोमिना होगा। यहां पे आपका जो फिनोमिना होगा वो कौन सा फिनोमिना हो जाएगा, चिलेशन का फॉर्मूला, यानी कि रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। इस वजह से, इस चिलेशन की वजह से, इस चिलेट रिंग की वजह से कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। इस चिलेशन की वजह से कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। और जो चिलेशन इफेक्ट है वो आपका बाइडेंटेंट या फिर पॉलीडेंटेंट लिगेंड ही शो कर सकते हैं। मोनोडेंटेंट लिगेंड ये फिनोमिना शो नहीं कर सकते और चिलेशन की वजह से कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कॉलेज में 5
5 दोस्त हैं, लेकिन आप सभी ग्रुप में नहीं रहते, आप अलग अलग रहते हैं, तो आपको कोई भी दूसरा ग्रुप आराम से पीट के जा सकता है, आपकी पिटाई ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप 5 का ग्रुप बना लेते हैं, पांचों आप इकट्ठे रहते हैं, तो फिर आपको पीटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपकी पिटाई थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अब आपने ग्रुप बना लिया है। तो इसीलिए चिलेशन की वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमें करेक्ट आंसर लगाना था वो सी, कि यहां पे जो आपका ऑक्सोलेट है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पे ऑक्सोलेट आयन है। ऑक्सोलेट आयन एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, और बाइडेंटेंट लिगेंड चिलेशन का फिनोमिना शो करते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। तो ये क्वेश्चन था आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। अब आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, देखो, व्हाट इज द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और साथ ही आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई, देखो ये आपका, मैं एक बार कलर दूसरा ले लेता हूं, हाँ, तो हमारे पास कौन सा है, ये कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे मेटल हो गई, ये अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया का ट्वाइस, ये आपका वाटर का ट्वाइस है, और ये आपका Cl2 का ट्वाइस है। तो ये, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये सारे ही मोनोडेंटेंट लिगेंड होते हैं, अमोनिया भी मोनो है, वाटर भी मोनो है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेंट है, ये सारे ही मोनोडेंटेंट लिगेंड होते हैं। तो एक ये 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये भी 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कुल मिला के इसको 6 लोन पेयर का ये एक्सेप्ट करेगा ये मेटल। इसीलिए यहां पे जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे 3 लिगेंड लगे हुए हैं, लेकिन वो 2-2 नंबर पे हैं, है ना, कि अमोनिया भी 2 टाइम्स है, वाटर भी 2 टाइम्स, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं आइए बताता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो भाई, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वाटर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो हमें पता है कि x प्लस में यहाँ पे कर दो 0, x क्या, x मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया है ना, x, फिर आप करोगे 0, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे प्लस, इसके ऊपर कितना चार्ज है -1, एक क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन है कितने 2, अब इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे, इसको +1 के इक्वल पुट कर दो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा एंड ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नॉर्मल सिलेबस के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है अपने आप में, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, आपको काफी जानकारी होनी चाहिए जब जाके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन सीसीपी, देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्साइड आयन अरेंज इन सीसीपी, सीसीपी का मतलब क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, सीसीपी को ही हम एफसीसी भी बोल सकते हैं, सीसीपी को ही हम एफसीसी भी बोल सकते हैं। एफसीसी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं वो कहां कहां पे लाई करते हैं, कॉर्नर पे लाई करते हैं और साथ में फेस के सेंटर पे लाई करते हैं। अब हमें पता कि हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, हमारे पास 6 फेस होते हैं, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो कुल मिला के 4। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे ऑक्साइड आयन सीसीपी में है तो यहाँ पे आप O2 के नीचे क्या लिख सकते हो, O, इसके नीचे क्या लिख सकते हो 4 लिखोगे, इसके नीचे क्या लिखोगे 4। अब आगे आ जाओ, देखो काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कटायन A, हमारे पास कोई एक कटायन है A, हमारे पास यहाँ पे कोई कटायन है A, occupies 1/6 of the tetrahedral voids। देखो अब एक बात होती है कि अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पता करना है तो 2 into में नंबर ऑफ एटम्स, 2 into n होता है, n बोले तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जैसे एफसीसी के लिए 4 होते हैं, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने होंगे, 8 होंगे, 4 का डबल तो 8 होंगे, तो एक ही अगर आप बात करोगे 8, लेकिन उन्होंने बोला कि वो 1/6 है, 8 का 1/6 है ना, तो देखो 8 का 1/6 हो गया भाई, 8 का 1/6 हो गया, ये आपका कौन आ गया, ये कौन आ गया A, एंड B occupies 1/3 of the octahedral voids। अब देखो, अब octahedral void की अगर आप बात करोगे तो जितने एटम्स होते हैं उतने ही octahedral voids होते हैं। तो अगर मैं यहां पे B लिखूं तो B octahedral
ऑक्टाहेड्रल है कितने? ऑक्टाहेड्रल तो 4 है हमारे पास, उसके बाद 1/3 है उसका भी, यानी कि 4 का 1/3 कर दो, 4 का 1/3, इसको भी कट करोगे तो 4/3 हो जाएगा, इसको भी कट करोगे। अब देखो ये 1 ये चारों के चारों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहां से जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, देखो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3, यहां पे 3 है नहीं, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ABO3। ABO3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से है, सॉल्यूशन चैप्टर जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, इसको भी देखिए फटाफट से। ऑन मिक्सिंग एसीटोन टू मिथेनॉल, एसीटोन ये रहा भाई आपके पास, ये रहा आपका एसीटोन, है ना, इसको आपने मिथेनॉल के अंदर ऐड कर दिया है, इसको एसीटोन बोलते हैं। और मिथेनॉल क्या होता है भाई आपके पास, CH3OH होता है, CH3OH, इसके अंदर आपने इसको ऑन मिक्सिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि मिथेनॉल तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, मिथेनॉल तो ये वाला, यानी कि देखो ऐसे मिथेनॉल और मिथेनॉल के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने एसीटोन डाल दिया यहाँ पे, जैसे ही आपने यहाँ पे एसीटोन डाला तो इनके बीच का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक कर चुका है, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ये बोला है कि मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो अब कैसे डिस्कस करेंगे, अब देखो यार ये अगर ए था और ये भी ए था, तो जब इनकी अब ए में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा थी ना, ए तो अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा था पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ए बी के अंदर यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड था, और जब आपने मिथेनॉल और एसीटोन को मिलाया तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे नहीं, तो ये तो वीक हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे ए या फिर मैं कह सकता हूं कि बी की जो अट्रैक्शन थी वो आपकी ज्यादा थी एज कंपेयर टू ए बी, ठीक है। ये वाली बात बोल सकते हैं यहां से, बिल्कुल बोला जा सकता है। अब देखो यहां पे क्या बोला कि मिनिमम, ये देखो ये एक वर्ड यूज किया गया है यहां पे कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, अगर इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, अगर इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, सॉरी एक मिनट रुकिए, ध्यान से देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। अगर इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन आपकी कैसी है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा ब्रेक होंगे नहीं, है ना, ये ज्यादा, इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा भाई आपका, कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्योंकि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों, अरे भाई बॉन्डिंग अच्छी है, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी, तो उनके वेपर बनेंगे नहीं इतने अच्छे से, तो ये हो गया। यानी कि यहां पे देखो, अब यहां पे एक बात समझ में आती है ना, यहां पे एक बात समझ में आती है कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप आपको मिलेगा, पहली बात तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स एंड सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर इनके यहां पे अगर ए बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर आपने राउट्स लॉ पढ़ा हो तो वहां पे आपको ग्राफ पढ़ाया जाता है कुछ ऐसे करके, है ना, याद हो तो आप सभी ने, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कुछ ऐसे करके, फिर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन ऐसे दिखाया जाता है, इसी प्रकार ऐसे, है ना, वो ज्यादा डिटेल की बातें हो गई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए आ जाएगा कि यहाँ पे आपको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स मिलेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन था। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सॉल्यूशन से है, हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है। KH बोले तो हेनरी कांस्टेंट, है ना, अगर आपको ना पता तो मैं बता रहा हूं, KH का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट, है ना। KH फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन गैसेस आपको मेंशन किया गया है, तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं सोल्यूबिलिटी, क्योंकि हेनरी लॉ में हम जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी पढ़ते हैं लिक्विड के अंदर। तो देखो भाई जो KH होता है आपका, जो KH हेनरी कांस्टेंट होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी कम सोल्यूबिलिटी होती है, ये बात आप बस ध्यान में रखें, ये वाली बात आप ध्यान में रखोगे। KH की वैल्यू, अब देखो KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो आर्गन के लिए सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे, कितनी भाई 40.39 है। इसका मतलब आर्गन की सोल्यूबिलिटी सबसे कम रही होगी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ए और बी को तो डायरेक्ट हटा सकते हैं,
है ना। इसके बाद यहाँ पे भी आर्गन आ गया, इसके बाद यहाँ पे भी आर्गन आ गया, यानी कि सी और डी में से हमारा आंसर आएगा। उसके बाद आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये वाली वैल्यू है फिर दूसरे नंबर पे ये रही, है ना। तो ये कितना भाई 1.67 है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। जो KH होता है, इस KH का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट, इसे बोलते हैं, है ना। इसे हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के। तो ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन था। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। The number of Faradays of electricity required to electrolytic conversion of the mole बोले तो एक मोल of nitrobenzene। तो देखो यार ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छी एक रिएक्शन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोबारा से आपके एग्जाम में। तो ये नाइट्रोबेंजीन होता है भाई आपके पास, ये वाला आपके पास क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है। इसको आपने कन्वर्ट करना है एनालीन में, इसको आपने एनालीन में कन्वर्ट करना है। एनालीन बोले तो ये आपका एनालीन होता है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रो में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन का मतलब एक और होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन आती है आपका, यहाँ पे हम 6H पॉजिटिव लिखते हैं और हम 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, जब जाके हमें ये फार्मूला, ये हमारी बैलेंस होती है रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं, आप याद रखिएगा, बस याद रखना ही जरूरी होता है। तो देखो एक मोल नाइट्रोबेंजीन अगर आप एनालीन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। और देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर्स होते हैं भाई Na, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 19, ये आपका 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम। और इसी को हम 1 फराडे बोलते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए एक फराडे चार्ज चाहिए होता है। तो 6 मोल फराडे है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6 फराडे की रिक्वायरमेंट होगी, 6 फराडे की रिक्वायरमेंट होगी। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, 6 फराडे की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बहुत ही बेहतरीन, ये आपको पूरी पीडीएफ का भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, इस पूरे सॉल्यूशन की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, अब आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे, है ना, ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपका जो 12th का पार्ट है ना, 12th के पार्ट से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। देखो अगर मैं बताऊं आपको, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, तो जो H होता है, H के रिफरेंस में सारी वैल्यू निकाली गई है। अगर आप ऊपर जाते हो तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा लिथियम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -3.07 होती है। उसके बाद अगर आप सबसे नीचे जाओगे, यहां लास्ट में आपको F2 मिलता है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं उनकी जो SRP की वैल्यू होती है, SRP क्या हो गया जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। ऐसा आपने कभी देखा हो कि E0 लिखा होगा, यहाँ पे कोई मेटल होगी Mn, वो M में कन्वर्ट हो रही होगी, इसी को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं वो पॉजिटिव होती है। तो जो सिल्वर होता है आपका Ag जो होता है वो यहां कहीं पे लाई करता है। ठीक है, ये बात आगे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये ना भी बताता तो हमें पता है। अब देखते हैं कि क्या हमसे पूछना चाह रहा है। दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H पॉजिटिव और H2 कपल, क्या इससे स्ट्रॉन्गर होगा? चलो इसको तो हम लास्ट में देखते हैं। क्या Ag H2 को डिस्प्लेस कर सकता फ्रॉम एसिड से? नहीं। जो ऊपर वाली मेटल होती है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वो आपका डिस्प्लेस कर सकती हैं H2 को एसिड से। तो Ag नहीं कर सकता क्योंकि Ag नीचे आता है, Ag यहाँ पे आता है कहीं, इससे नीचे आता है। ठीक है, जैसे चापा फैमिली होती है हमारे पास, एक चापा, है ना, चापा फैमिली होती है। चापा फैमिली का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे कॉपर होता है, यहाँ पे मरकरी होता है, यहाँ पे आपका सिल्वर होता है, ये आपका प्लेटिनम होता है, और ये देखो यहाँ पे आता है ना। ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं पूरी चापा फैमिली। तो ये नहीं होगा। क्या Ag डिस्प्लेस कर सकता है H2 फ्रॉम बेस? नहीं, सेम फंडा है, नहीं कर सकता।
हाँ, अब ये बात आती है, देखो जो नीचे होते हैं ना यहां से, उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ज्यादा रिड्यूस होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूस, उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूस। और जो खुद का रिडक्शन करे वो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, वो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। और ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे रिएक्शंस जो ऐसे मेटल्स बेसिकली बोल लो, जो भी बोलना चाहो, जो खुद का रिडक्शन करते हैं और किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। F2 सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सिल्वर भी, अब देखो एक H है और एक ये है, तो किसका रिडक्शन अच्छा होता है, मेटल। भाई मेटल, इसका एसआरपी पॉजिटिव है, ज्यादा है एसआरपी। भाई हाइड्रोजन का तो 0 होता है, आईयूपीएससी ने हाइड्रोजन का तो 0 माना हुआ है, इसका मतलब Ag का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू H पॉजिटिव एंड H2। तो B इज द करेक्ट आंसर। दिस redox couple is stronger oxidizing agent than H positive and H2 couple। बिल्कुल करेक्ट है, B is the correct answer। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो हमारे पास टाइम काफी कम है, फिर भी मैं ज्यादा से आपको डिटेल कंसेप्ट बताते चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा सा कम है। ये बेसिकली आपका कोलाइडल से रिलेट कर सकते हो, सरफेस केमिस्ट्री का ही ये क्वेश्चन है। मिल्क इज रेफ्रिजरेटेड इन ऑर्डर टू स्लो द रेट ऑफ डीकंपोजिशन बाय बैक्टीरियल एक्शन। दिस डिक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ड्यू टू। तो देखो आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर में जो भी, या हमारे घर में भी, सभी के घर में ऐसा होता है कि मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए, ऐसा हम बोलते हैं कि दूध फट ना जाए, ऐसा बोला जाता है। तो वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो डिक्रीज इन दी रिएक्शन रेट को डिक्रीज किया जाता है, वो किस वजह से, रिएक्शन रेट जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किस वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, अ डिक्रीज इन द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पोजिंग सफिशियंट एनर्जी। तो जो उन पार्टिकल्स की सफिशियंट एनर्जी है, और जो पार्टिकल जो है उनको क्या करने के लिए, उनको डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है सी। समझाने का कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, जो क्वेश्चन समझाने के हैं वो मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊं भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है तो डिस्कस करने वाओ। ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से है, ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से। आइए देखते हैं। देखो पहली बात तो आप ध्यान में रखना है सभी बच्चे, आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, आपको नोट वर्ड पे बड़ा फोकस करना, नोट वर्ड पे। तो यहाँ पे इस नोट वर्ड पे बड़ा फोकस कीजिए, है ना, कि यानी कि नोट पूछा, नोट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट आपसे पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट का मतलब होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं एक। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। यस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही है, बहुत ही सही है ये तो। उसके बाद सी ऑप्शन पे आता हूं मैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिमेन्स चेंज्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। तो भाई यस, कंसंट्रेशन, एक मिनट को इसको देखते हैं एक बार, है ना। डी ऑप्शन की तरफ पहले चलते हैं, डी ऑप्शन की तरफ। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमारी यही है। अगर भाई आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो वो ज्यादा कन्वर्ट होगा ना प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज थोड़ी नहीं करेगा। ये तो कह रहे हैं डिक्रीज करेगा क्या, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर तो बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब देखो सी क्यों नहीं करेक्ट है। जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। देखो जीरो ऑर्डर रेट लॉ में अगर आप देखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे आपका के होता है और यहाँ पे ए की पावर हम 0 कर देते हैं। तो ये जो रेट है वो डिपेंड करता ही नहीं है कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली भी बिल्कुल सही है यहाँ पे पॉइंट, कि remains changed with the passage of time. For zero order reaction, the concentration of reactions remains changed with the passage of time। यहाँ पे बोले तो टाइम के साथ तो चेंज होती है, टाइम के साथ तो चेंज हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन वर्ड यूज किया गया है। The instantaneous rate a reaction is same time at any during the reaction। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये तो जस्ट डेफिनेशन है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा डी आना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस ये भी आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री से। Which of the following gases shows the lowest adsorption? Adsorption है, adsorption आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, adsorption per gram of the charcoal, the critical temperature given in the, यहाँ पे आपको critical temperature भी given है। तो भाई adsorption जो होता है, adsorption जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। Adsorption is inversely proportional to critical temperature। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहा होगा उसका एडजॉर्प्शन सबसे कम रहा होगा। हमसे सबसे कम ही पूछा है, तो सबसे ज्यादा जो एडजॉर्प्शन यहाँ पे हमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर नजर आ रहा है वो SO2 का नजर आ रहा है। किसका नजर आ रहा है? SO2 का। अगर SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो इसका एडजॉर्प्शन सबसे कम हुआ होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर तो सी हो जाता है। अगर ऑर्डर लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे भाई? ऑर्डर लिखने को बोले तो भाई देखो सबसे कम जो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर H2 का, तो H2 का एडजॉर्प्शन सबसे अच्छा होगा। उसके बाद भाई आपका आ जाएगा CH4 मीथेन का, उसके बाद आपका CO2 का, और सबसे कम किसका आएगा भाई? SO2 का। C इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। वाओ ये भी आपका सरफेस केमिस्ट्री से ही है। तो सरफेस केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंडली adsorption isotherm is given by the expression this। yes ये हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है। which of the statement falls, इस वर्ड पे बड़ा फोकस करना है। हालांकि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखना ये जो x/m होता है एडजॉर्ब्ड मास, ये आपका किसके इक्वल दिया गया? K, और यहाँ पे आपका P प्रेशर और 1/n दिया है। ठीक है ये वाला। अगर इसका ग्राफ बनाएं बेसिकली हम, तो ये क्या बनेगा? ये y होता है, ये हमारा m, ये x होता है, और ये बेसिकली आप यहाँ पे c भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है इस तरीके से। बाकी हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि लोग भी लेके किया जाता है। आ जाओ इनकी बात सुनते कि क्या कह रहे हैं। हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए तो रॉन्ग स्टेटमेंट कहेंगे। सबसे पहला कि 1/n की वैल्यू अगर 0 कर दें तो एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर से। यस अगर आप ये वाली वैल्यू 0 कर दोगे, अगर ये 0 होगी तो किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो ये जो एडजॉर्प्शन है ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है। हमसे तो फॉल्स पूछा है, पहला तो बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब ए और सी तो मैं हटा देता हूं, ए और सी तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड आ जाओ, अगर आपने n की वैल्यू 0 कर दी, अगर आपने n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 का मतलब होता है 1/0 बोले तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपने कर दिया है, यानी कि p की इनफाइनाइट हो गई। अब तो x जो x/m है और जो p का ग्राफ है, क्या वो लाइन पैरेलल एक्सिस पैरेलल होगा x एक्सिस के? नहीं, एक्सिस के पैरेलल नहीं होता। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। कैसे मैं बता दूंगा, यानी कि आपका ट्रू फॉल्स है। ये आपकी मैं फॉल्स स्टेटमेंट यहां पे लिख रहा हूं, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये आपकी रॉन्ग है, पैरेलल नहीं होती, वो कर्व में आती है, कर्व में कर्व आती है वहां पे। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू जब 0 करते हो तो कर्व आती है। ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, अब ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्थ तो ट्रू है हमारी स्टेटमेंट, हमसे तो फॉल्स पूछी थी। अब देखो जब आप 1/n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के? नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट थी ना वो आपकी दूसरी और तीसरी थी। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा आपको, है ना। या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना